यस बच्चों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। और हमारे पास जो है इस वक्त इंडियन नेवी में दो एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक है आईएनएस विक्रांत और दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य। और अभी हम तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं जिसके बारे में बताऊंगा मैं। एयरक्राफ्ट कैरियर हमें इसलिए चाहिए ताकि चाइनीज नेवी को हम जो है इंडियन ओशन में एक्टिविटी करने से रोक सकें और पाकिस्तान नेवी पे हम हावी हो सकें। इंडियन नेवी बेसिकली एक डिफेंसिव रोल में है, ये ऑफेंसिव रोल में नहीं है। और अभी तक जो हमारे दो एयरक्राफ्ट कैरियर था, एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अब आ रहा है जिसका नाम है आईएनएस विशाल। ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर के चार कैटेगरीज होती हैं। पहला है कैटोबार। कैटोबार होता है कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ एंड बैरियर अरेस्टेड रिकवरी। इसमें क्या है कि प्लेन यहां से टेक ऑफ होता है, इस एरिया में एक कैटापुल्ट होता है, कैटापुल्ट मतलब गुलेल, और जब लैंड होता है तो यहां लैंड होता है और यहां पर एक तार होती है, इस तार के ऊपर प्लेन आता है, इसके पीछे एक हुक होती है, प्लेन की हुक इस तार में रुकती है और प्लेन इतने एरिया में लैंड कर जाता है। अब जितने भी कैटोबार होते हैं ये सारे के सारे फ्लैट डेक्स ही होते हैं। अगर आगे से डेक ऊपर को उठ रहा है तो वो कैटोबार नहीं है। और ये जो कैटापुल्ट है दो तरह के होते हैं, या तो स्टीम से चलता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट होता है, और ये हवाई जहाज को यहां से हवा में फेंक देता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और इस वजह से ये हमारे इंडियन सिस्टम्स में नहीं है। फ्लैट डेक कैरियर का फायदा ये होता है कि ये ज्यादा लोड वाले एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकता है। और कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट भी हैं जिनका इंजन कमजोर होता है, जैसे कि एवैक्स, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेन हो जाता है और उसका थर्स्ट टू वेट रेशियो उतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन अगर जो आप इंडिया की तरफ हम देखते हैं तो हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ये यहाँ से आगे इधर से ऊपर को उठे हुए हैं। ये उठे होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कैटोबार नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी है जिसको हम कहते हैं स्टोबार। अब यहां से जो प्लेन है टेक ऑफ करता है, अब यहां से जब ये टेक ऑफ करता है तो प्लेन अपने ही इंजन की ताकत से टेक ऑफ करता है। तो इसके जो इंजन होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं और आमतौर पे इनका थर्स्ट टू वेट रेशो 1 के करीब होता है। थर्स्ट टू वेट रेशो मतलब वो इंजन के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपना वेट पूरा का पूरा ही उठा सकता है ऊपर की तरफ। अब तीसरा जो है वो है शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ये क्या करते हैं, एक ही जगह से प्लेन टेक ऑफ कर सकता है हेलीकॉप्टर की तरह। तो ये जैसे कि हम देखते हैं हमारे कुछ प्लेन्स यहां पर हमने ड्रॉ कर रखे हैं, दिखा रखे हैं। ये इंडिया में प्लेन्स यूज नहीं हो रहे क्योंकि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वाले प्लेन्स हमारे पास नहीं है। और ये जो है सीधा का सीधा ही प्लेन ऊपर को उठ जाता है और चल पड़ता है, जैसे कि सी हैरियर भी था। और अगला जो हमारे पास कैटेगरी प्लेन्स का आता है वो है STVOL की जगह VTOL या वेरी शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और इसके अंदर इनको कैटापुल्ट की भी जरूरत नहीं है। इस प्लेन का ये मेन फीचर होता है कि ये प्लेन एक जगह होवर कर सकता है हेलीकॉप्टर की तरह, जैसे कि हम F-35 F-22 में हम देखते हैं। तो ये जो है एक जगह होवर कर सकता है। अब अगला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है हेलीकॉप्टर कैरियर वॉरशिप। ये जो है ये हेलीकॉप्टर्स को लेता है। ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप से छोटा होता है और इसकी कीमत भी कम होती है। और ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर के पूरे फायदे दे देता है, लेकिन ये कम डिस्टेंस पे ऑपरेट करता है। और ये जो हेलीकॉप्टर कैरियर वॉरशिप होता है, अगेन ये ज्यादा डिफेंसिव रोल्स के लिए यूज होता है, ये ऑफेंसिव रोल्स के लिए यूज नहीं होता। और ये एक सस्ता ऑप्शन है एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह। अब जो स्की जंप रैंप वाले कैरियर्स होते हैं स्टोबार, इसके अंदर जो है ये अपने पावर से ही टेक ऑफ करते हैं। ओके, अब हम एक चीज जो बताना चाहेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है बड़े महंगे बनते हैं, इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप देखो तो दुनिया में सिर्फ 4 नेवीज हैं जिनके पास अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बाकी सबके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है। हद से हद उन्होंने हेलीकॉप्टर कैरियर शिप्स भी रखे हुए हैं और ज्यादातर नेवीज ने तो हेलीकॉप्टर कैरियर वॉरशिप भी नहीं रखा है। क्यों एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रखते? एक तो बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होता है,
डिफेंसिव वेपन्स बहुत ज्यादा चाहिए, एस्कॉर्ट शिप्स बहुत ज्यादा चाहिए। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, ये अकेला नहीं जाता, इसके साथ बहुत सारे शिप्स और भी चलते हैं, इसके साथ डिस्ट्रॉयर शिप्स चलते हैं, इसके साथ फ्रिगेट्स चलते हैं, इसके साथ कॉर्वेट्स चलते हैं, इसके साथ सबमरीन्स चलती है। इन सब के बारे में मैं आपको सेपरेटली किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि ये सारे शिप्स क्या होते हैं। अब अनएस्कॉर्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इनके साथ क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि ये बड़े बड़े टारगेट्स हैं, इनको आराम से मारा जा सकता है तोप के गोले से, टॉर्पिडो से। मॉडर्न मिसाइल्स आजकल बहुत जबरदस्त आ गई है, जैसे ब्रह्मोस है, सुखोई ने इसे लॉन्च कर दिया तो सीधा जाके वो एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा देगा। तो उसकी जगह ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि छोटे छोटे आइलैंड्स समुद्र के अंदर हो, इनको जो है डुबोया नहीं जा सकता। दूसरा, आइलैंड का जो साइज है एक शिप से बड़ा होता है और ये जो है शिप की तरह हिलता भी नहीं है, तो इसके ऊपर लैंड करना आसान है। हम बिना हुक वाले प्लेन्स को भी इस पे लैंड कर सकते हैं अगर इसका साइज एयरपोर्ट का थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिफेंड करना पड़ता है। हमने देखा कि ये एक शिप ने मिसाइल मार दी और ये सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर को लग सकता है। तो बहुत सारे वेपन्स हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकते हैं। पहला वेपन है क्रूज मिसाइल्स। ये जो है एयरक्राफ्ट शिप्स या लैंड बेसिस से निकल सकती है और सीधा ये वॉरशिप को उड़ा सकती है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि शिप्स या लैंड बेसिस से निकाली गई और जाके एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा सकती है। टॉर्पिडोज जो कि सबमरीन से जा रही हैं वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा सकती हैं। और अलग अलग तरह की जो माइंस होती हैं ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा सकती हैं। इन सब के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर की डिफेंस हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। और हम कैसे डिफेंड करते हैं? सबसे पहले एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हमने रखे हुए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे, और सबसे पहले है एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जहां भी उसने एयरक्राफ्ट ज्यादा पास में आ गया उसने ये गन से उसको उड़ा देना है। दूर है एयरक्राफ्ट तो हमने उसको मिसाइल से उड़ा दिया। और दूसरे एयरक्राफ्ट भी हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा सकते हैं, जिससे हम दूसरे एरोप्लेन्स जो आ रहे हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ हम उनको उड़ा सकते हैं। इसके अलावा हम एंटी टॉर्पिडो मेजर्स रखते हैं। पहला क्या है? इवेसिव स्टीयरिंग मेजर्स। टॉर्पिडो ऐसे आई, शिप इधर को मुड़ गया, टॉर्पिडो सीधी निकल गई, पहला ये है। दूसरा, डिकॉय। यहां पर जो है शिप के ऊपर टॉर्पिडो मारी, पीछे एक डिकॉय जा रहा है, तो वो जो टॉर्पिडो है इस शिप की तरफ ना जाके इस डिकॉय की तरफ चले जाता है। एक और है हमारे पास एक्सपेंडेबल डिकॉय। यहां पर क्या चाहता है? ये डिकॉय चाहता है कि ये टॉर्पिडो आके इसको लग ही जाए। जब ये टॉर्पिडो आके इसको लग जाएगी तो टॉर्पिडो यहां फट जाएगी, ये डिकॉय खत्म हो जाएगा और एक नया डिकॉय डाला जा सकता है। ये जो एक्सपेंडेबल डिकॉय है ये शिप से ज्यादा शोर मचाता है, शिप से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड छोड़ता है, और ये जो टॉर्पिडोज हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और जो मेन शिप है ये बच जाते हैं। अब एंटी टॉर्पिडो सिस्टम हमारे पास एक और है, वो यही है कि वो एक की जगह 4-5 अलग अलग टारगेट्स दिखा देता है और शिप को एज अ टारगेट नहीं दिखाता। तो टॉर्पिडो जो है शिप की जगह ये 4-5 अलग अलग टारगेट्स की तरफ चले जाती है और शिप को जो है छोड़ देती है, और वो टारगेट्स जो है अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एंटी मिसाइल डिफेंस बैरक इंस्टॉल्ड है अपने शिप्स पे। ये जो शिप्स पे एंटी मिसाइल सिस्टम है ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स है और ये जो है जितने भी शिप से हम डिफेंड करते हैं अपने आप को, दूसरे एयरक्राफ्ट्स को, एंटी शिप मिसाइल्स को, यूएवीज को, और ये 12 किलोमीटर दूर तक चलता है। ये जैसे हमारे पास इजराइल का आयरन डोम है, समझ लो एक शिप के ऊपर आयरन डोम जैसा चल रहा है जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो हम करते हैं ये अंडर वाटर वॉरफेयर है, और इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सरफेस वॉरशिप्स यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट्स यूज करते हैं, सबमरीन यूज करते हैं, और हम इसमें क्या करते हैं कि एनिमी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हम एनिमी सबमरीन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? सबसे पहले हेलीकॉप्टर है, इसने क्या किया? डिपिंग सोनार अंदर डाला, अंदर डाल के अगर उसे सबमरीन दिखाई देती है तो उसने क्या करना है? सीधा यहां से लाइट वेट टॉर्पिडो छोड़नी है जिसने सबमरीन को उड़ा देना है। अब शिप के अंदर है, हमने एक बार फिर से टोड एंटी सबमरीन सिस्टम यहाँ रखा हुआ है, और जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि दूसरा सबमरीन है, यहाँ से शिप ने एक लाइट वेट टॉर्पिडो डाला और वो उसने सबमरीन को उड़ा दिया। हम शिप स्केल से तरफ से सबमरीन को मारने के लिए लाइट वेट टॉर्पिडोज क्यों डालते हैं, हैवी वेट टॉर्पिडोज क्यों नहीं डालते? सबसे पहले लाइट वेट टॉर्पिडो सस्ता पड़ता है, स्पीड उसकी ज्यादा होती है, डिटेक्ट करना उसको ज्यादा कठिन होता है। फिर उसके बाद इसी तरह से प्लेन के थ्रू
यहाँ पर सोनो बॉयज लगे हुए हैं जो समुद्र के अंदर है, प्लेन उसके ऊपर से जा रहा होता है और प्लेन को पता चल जाता है नीचे जो है सबमरीन है, उसने ऊपर से ही लाइट वेट टॉर्पेडो मारनी है और सबमरीन को उड़ा देना है। अब आया माइंस। माइंस जो है बम लगे होते हैं जो कि समुद्र में होते हैं। जैसे ही शिप उस माइन को टच करेगा, उसके पास जाएगा, तो वो माइन फट जाएगी जिससे ये शिप टूट जाएगा। तो हमारे पास अब माइन स्वीपर्स हैं। माइन दिखने में इस तरह से लग रही है जिसकी हमने यहाँ पर तस्वीर दिखा रखी है, और माइन स्वीपर इस तरह से दिखता है जिसको हमने यहाँ पर दिखा रखा है। अब माइन हंटर शिप क्या करता है, ये माइंस को ढूंढता है और इंडिविजुअल नेवल माइंस को उड़ा देता है। माइन स्वीपर सारे माइन एरियाज को हट जाता है और माइन काउंटर मेजर वेसल, ये सारी चीजें हमारे पास है जिससे हम इन माइंस को यहाँ हटा देते हैं। अब माइंस अलग अलग तरह की है। सबसे पहले फ्लोटिंग कॉन्टैक्ट माइंस, जो एक जगह फ्लोट कर रही है पानी के नीचे, दिखने में बहुत छोटी सी लगती है पानी के ऊपर, लेकिन नीचे पानी के नीचे ये दिख रही है। दूसरी माइन है ड्रिफ्टिंग, एक जगह माइन डाल दी, ये समुद्र की लहरों के साथ कहीं भी इधर उधर छोटा मोटा जा सकती है। तीसरा, नीचे समुद्र के तल पे ये माइन फिक्स होती है और तैरती हुई ऊपर तक आ रही है, धागे से बंधी हुई है, एक तार से बंधी हुई है, और जब शिप इसके पास आता है, टच करता है, तो वो माइन फट जाती है। इसी तरह से बॉटम राइजिंग माइन नीचे से चलती है, और सेल्फ बरिंग माइन जो दिखाई भी ना दे, और टॉर्पीडो माइंस। टॉर्पीडो माइंस में क्या होता है, जब शिप पास से निकलता है या सबमरीन पास से निकलती है, तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है या जो उसकी आवाज है, उसी को सुन के यहां से माइन के अंदर से एक टॉर्पीडो लॉन्च होती है और ये जाके सबमरीन को मार देती है या शिप को मार देती है। माइंस जो है हमारे 4 तरह की हैं। पहली है टैक्टिकल माइनफील्ड्स, जो एनिमी की मूवमेंट को बहुत ज्यादा तंग करती है ताकि डिफेंडिंग फोर्स को फायदा हो। प्रोटेक्टिव माइनफील्ड इसलिए होती है कि डिफेंडिंग फोर्स के अंदर एनिमी जो है आ ही ना सके। तीसरा है न्यूसेंस माइनफील्ड, ये जो है एनिमी को परेशान करने के लिए है, कहीं भी कर देती है। ये ना तो टेक्टिकल एडवांटेज देती है ना प्रोटेक्टिव, लेकिन एनिमी का जो माइंड है उसके अंदर डर बिठा के रख देता है। और तीसरा है फोनी माइनफील्ड्स, ये माइनफील्ड असली है ही नहीं, ये सिर्फ नकली है। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि कुछ असली माइंस के बीच में नकली माइंस भी डाल दी, तो एनिमी को लगता है कि यहाँ माइंस बहुत ज्यादा है, तो वो इधर को आता ही नहीं है, और इसके अलावा एनिमी इस एरिया में से जाने से घबराता है। इंडिया को अभी अमेरिका चाह रहा है कि एक बहुत जबरदस्त एयरक्राफ्ट कैरियर सुपर पावर बन जाए, तो अमेरिका इस वक्त हमें बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है, जिससे हम जो है और अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप्स बना सके और डिफेंसिव रोल से ऑफेंसिव रोल में भी आए। और आपने हमारा सारा इस प्रेजेंटेशन को सुना, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और लाइक का मैं इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू।